जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है खान सर के द्वारा, ठीक उसी को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर 3 है और ये आपका पूछा गया था 2 जून 2025 को पूछा गया, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जो भी जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो बताएंगे यहाँ पे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 91वां संविधान संशोधन। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे, नौकरशाही को क्या कहा जाता है? तो नौकरशाही को आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो नौकरशाही क्या होता है, ये होता है आपका स्थायी कार्यपालिका होता है, ठीक। यह सरकार की ऐसी शाखा होती है जो सरकारी सेवाओं में से काम करती है, सरकारी सेवाओं में काम करती है। इसे क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष होता है। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का ही 5 वर्ष होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है यहाँ पे, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? एक ही सरकार होती है, दोहरी सरकार प्रणाली, एक ही स्तर की संसद, केंद्र ही सर्वोच्च होता है, क्या होता है? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा दोहरी सरकार प्रणाली, ठीक। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं जिनके अधिकार में स्थानीय महत्व का विषय होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 का राइट आंसर बताएंगे, ए बी सी डी। तो पहले पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 7वें का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बताइए ए बी सी डी। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे पहले। तो चलिए तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो सी हो जाएगा, ठीक। एकता में विविधता बनाए रखना, ठीक। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वां, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपको बताना है ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाता है आपका 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 10वां देखेंगे यहाँ पे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 10 का राइट आंसर। तो देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है, क्या हो जाएगा, अलगाववाद है, जहां व्यक्ति या समूह अपनी क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान से अधिक महत्व देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 का राइट आंसर, ए बी सी डी। तो बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा राष्ट्रवाद का, क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद का बीजारोपण हो गया था। आप देखते हैं यहाँ पे 12 का आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो 12 का राइट आंसर आपको बताना है, अस्तित्ववाद की, मानववाद की, साम्यवाद की या फिर पूंजीवाद की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद की, ठीक। कार्लसवाद ने साम्यवाद की विचारधारा का विकास किया, जो एक वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना की बात करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13। तो बताएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 13 का राइट आंसर बताना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बताएंगे यहाँ पे विश्व युद्ध को रोकना,
अब विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना, राष्ट्र संघ की स्थापना करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना हो जाएगा। ठीक, एकजुट करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? तो आपको बताना है यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवाद हो जाएगा, साम्यवाद या फिर समाजवाद और मार्क्सवाद या फिर पूंजीवाद। तो यहाँ पे जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद और मार्क्सवाद हो जाएगा। ठीक, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ समाजवाद और मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 15 का आपको राइट आंसर बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, मार्क्स ने या फिर स्टालिन या फिर निकोलस द्वितीय ने? तो किसने किया था? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर, क्या हो जाएगा पूरा नाम? व्लादिमीर लेनिन। ठीक, ये हो जाएगा आपका व्लादिमीर और लेनिन लिखा हुआ है। ठीक, ने किया था। बोल्शेविक एक वामपंथी समाजवादी गुट था जिसे 1917 में रूस में सत्ता पर कब्जा करने में मदद मिली थी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो आपको बताना है यहाँ पे 16 का राइट आंसर। रूस में कृषकों की स्थिति कैसा थी? क्या वे जमींदार थे, वे स्वतंत्र और समृद्ध थे, वे व्यापारी थे, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे? तो वे क्या थे आपको ये बताना है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? वे जमींदार के अधीन बंधुआ मजदूर थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 17 देखेंगे। यहाँ पे क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया? तो बताना है कि क्रीमिया युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये जो था आपका किसके बीच था? पहले आप लोग बताइए 17 का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी बताएं। तो जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूस और ऑटोमन साम्राज्य। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और सर्डिनिया पिडामेंट भी रूस के खिलाफ शामिल हुए थे। यह एकमात्र प्रमुख यूरोपीय संघर्ष था जिसमें सेना ने 1816 से लेकर 1914 के बीच में भाग लिया था। ठीक, यानी कि इसके बीच में इसका युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18। यहाँ पे लिखा हुआ है शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो बताएंगे यहाँ पे शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो क्या सीमा विवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव, धार्मिक टकराव, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद और साम्यवाद का वैचारिक टकराव हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है? लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? तो कौन कौन से नेता थे आपको ये बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका? ट्राट्स्की और स्टालिन, हिटलर और चर्चिल, मोलोटोव और बुखारिन, गांधी और नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राट्स्की और स्टालिन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है यहाँ पे लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया, स्टालिन ने किया, लियोन ट्राट्स्की ने किया या फिर केरेंस्की ने किया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लियोन ट्राट्स्की ने 1918 के आसपास लगभग किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो 21 का राइट आंसर बताना है आपका ग्राम स्तर, मध्य स्तर, जिला स्तर या फिर राज्य स्तर? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य स्तर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मध्य स्तर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो 22 का आपको जो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और महाभारत, रामायण, ऋग्वेद? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति और महाभारत हो जाएगा। ये आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो 23 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात?
तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था बिहार से। ठीक, कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से शुरू हुआ था। और यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में बिहार में छात्रों और युवाओं द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, 1974 में। कब? 1974 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 24 क्या लिखा हुआ है? बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कौन थे वो? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु। ये दोनों तो एक ही जन का नाम है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, उन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्हें कब मिला था? 1972 में मिला था। अगर किस लिए मिला तो ये भी तो जानना जरूरी है। तो उर्वशी के लिए, इनकी एक रचना थी जिसका नाम उर्वशी था, उसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 25 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका किस क्षेत्र में? ABCD। तो आप लोग बताइए पहले। तो ये हो जाता है धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था बताएंगे? पटना में, दरभंगा में, मुंगेर या फिर सिवान। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। 1912 में कहाँ से शुरू हुआ? पटना से शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो आपको बताना है यहाँ पे तुर्क शासन का युग कब से शुरू हुआ। तो 1103 ईस्वी, 1345, 1203 या फिर 1256। क्या हो जाएगा इन चारों में राइट आंसर? तो ये हो जाएगा 1203 ईस्वी में। 1203 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके? बख्तियार खिलजी ने नालंदा और बिहार पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया। इसी के साथ बिहार में तुर्क की शुरुआत हुई। ठीक, और जो बाद में दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। तो आपका राइट आंसर 1203 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 28 केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो 28 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? तो 29 का आपको राइट आंसर बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ABCD। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। ठीक, इंपीरियल बैंक का ऑफ इंडिया का गठन इन तीनों बैंकों के विलय से हुआ था। ठीक, और कब हुआ था? 27 जनवरी 1927 जैन, यानी कि 27 जनवरी हो गया 1921 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो बताएंगे यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सिडबी, नाबार्ड, मुद्रा, EPFO। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 31 मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो बताना है यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे पे। तो लिखा हुआ है मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो आपको बताना है पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ठीक, इसी को बोलते हैं मानव पूंजी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 नंबर पे देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो 32 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति। तो ये सभी हो जाएगा आपका खाद्यान्न के स्रोत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 33 प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो आपको 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे 34 क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी, हिमानी, जलोढ़ या फिर बलुआ पत्थर का। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो आपको 35 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है?
तो आपको बताना है यहाँ पे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, गंगा घाटी या फिर ब्रह्मपुत्र घाटी। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ताप्ती घाटी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक, ताप्ती घाटी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 37, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग या फिर तटीय भाग। तो चारों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार जो हो जाएगा भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। आगे देखेंगे 38, प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है। तो जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताना है आपको इसका राइट आंसर। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं बताइए, इसे क्या बोलते हैं, गोंडवाना, ठीक, गोंडवाना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। इसके गोंडवाना जो है, देखिए सॉरी गोंडवाना नहीं, ये हो जाएगा पेंजिया, ठीक, क्या हो जाएगा, पेंजिया। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है पेंजिया बोलते हैं, ठीक। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, ठीक, पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, और जो इसका दक्षिण भाग होता है, दक्षिण भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना। ये हो जाएगा दक्षिण भाग क्या होता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक। और इसके मध्य में क्या था, टेथिस सागर था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 39, जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ। तो 39 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया में हो जाएगा, ठीक, कोलंबिया में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कब हुआ था, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक चला, ठीक, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 हो गया, यहाँ इस दिन तक चला था टाइम पीरियड। तो चलिए 40 देखें यहाँ पे, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 40 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन 41, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था। तो बताना है यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए जल्दी से। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व हाल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन दोनों के मध्य में समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 42 का राइट आंसर बताना है आपको। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43, किस देश ने पहला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता। तो आपको बताना है यहाँ पे 43 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड, क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने जीता था, ठीक, किससे, दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 44, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया। तो 44 का आपका राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली। तो क्या होता है यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या था, उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा एक पुलिस अभियान है जो धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में मर्यादा बनाए रखने के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 45 का राइट आंसर बताना है, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो 45 का क्या हो जाएगा ये, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक, बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है। तो यहाँ पे बताना है आपको 46 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 47, इस्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ABCD, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 47 का राइट आंसर। तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे अर्नेस्ट सुभाकर हो जाएगा, ठीक, अर्नेस्ट सुभाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क कहाँ पे होता है, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो 48 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक, कहाँ में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक। और यह उत्सव हर साल दिसंबर महीने में कोणार्क सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 49,
और राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड या फिर झारखंड या फिर बिहार? तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे यहाँ पे 50। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान यानी कि गार्डन स्थापित किया है? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 51। चलिए यहाँ पे देखते हैं 51। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो बताना है यहाँ पे 51 का राइट आंसर कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का। तो क्या हो जाएगा? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो बताएंगे यहाँ पे 52 का। तो ये हो जाता है आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण मजूमदार शाह, नीता अंबानी, सावित्री जिंदल या फिर फाल्गुनी नायक? तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका सावित्री जिंदल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सावित्री जिंदल हो जाएगा, जिनके पास लगभग कितना है 35.5 बिलियन डॉलर, 35.5 बिलियन डॉलर। ठीक, यानी कि आपका अगर बताएं कि 2.92 लाख करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपया है इनके पास। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 54। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो बताएंगे यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे? द्रव्यमान, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर वायुदाब? तो 54 का हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 55। विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? बताइए जल्दी से। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी प्रकार के आवेशों के बीच कार्य करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 56। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो 56 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि औसत चाल हो जाता है। नंबर 57। बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसे गलन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, संघनन बोलते हैं या फिर क्वथनन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 58। प्लाज्मा क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो है आपका एक होता है पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपका ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा अवस्था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो चलिए बताइए, ये आपने देखा होगा, गिलास से पानी रिसने लगता है, गिलास पसीना छोड़ता है, हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेते हैं, बर्फ़ पिघलकर गिलास के बाहर आ जाती है। तो बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेता है। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा, तो उसका त्वरण कितना होगा बताएंगे यहाँ पे? अधिकतम होगा, शून्य होगा, अनंत होगा, स्थिर होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? तो बताना है आपको यहाँ पे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों की गति को घटाकर। क्या करेंगे यहाँ पे? दोनों की गति को घटाकर गणना करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो 62 को आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या फिर जड़त्व का नियम? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है यहाँ पे 63। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो क्या होती हैं आपको बताना है यहाँ पे? तत्वों की पुनः व्यवस्था से, परमाणुओं के विघटन से, परमाणुओं के निर्माण से,
परमाणुओं के आकार बदलने से। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्वों की पुनः व्यवस्था से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 64। रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, ठोस, धनावेशित, रिक्त, न्यूट्रॉन से भरपूर। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त होता है। ठीक ना, रिक्त हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 65। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये आपका मालूम होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिकी के लिए जाना जाता है। ठीक, किसके लिए, भौतिकी के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 66। प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो बताना है आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। ठीक, बैंगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 67। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, तटस्थ लवण है या फिर अक्रिय लवण है। तो बताना है यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ लवण है। ठीक, क्या हो जाएगा, तटस्थ। आगे देखेंगे यहाँ पे 68। तनुकरण का अर्थ क्या है। तो बताना है यहाँ पे 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तनुकरण का अर्थ क्या होता है। बताएंगे यहाँ पे, अम्ल को सांद्र बनाना, विलयन में अधिक अम्लीय क्षार जोड़ना, विलयन में अधिक विलायक मिलाकर सांद्रता घटाना या फिर विलयन को गर्म करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन में अधिक विलायक जिसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना को ही क्या बोलते हैं, तनुकरण। आगे देखेंगे यहाँ पे 69। क्या लिखा हुआ है, समतापमंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ओजोन। इसको O3 से लिखते हैं। ठीक, ओजोन को क्या लिखते हैं, O3 से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 70। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है। तो 70 का राइट आंसर बताना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 71। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो बताना है यहाँ पे 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु केंद्रक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, परमाणु केंद्रक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 72। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। तो बताना है यहाँ पे वो वैज्ञानिक का नाम क्या था, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, थॉमसन। तो उन वैज्ञानिक का नाम था आपका जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक नाम था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 73। क्या लिखा हुआ है, स्केलमेंथिस प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये पृथ्वी में गोल रहते हैं, इनका शरीर त्रिज्या के अनुसार चपटा होता है, इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है, इनमें गोल नेत्र होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 73 का, तो ये हो जाएगा इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 74। एनिलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका खंडित शरीर होता है, असंगठित शरीर होता है, असममित शरीर होता है, फिर खंडन रहित शरीर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो एनिलिडा संघ के प्राणियों यानी कि जैसे क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। क्या, केचुआ, एक केचुआ हो जाएगा। जैसे केचुआ लीच का शरीर अनुच्छेदों में विभाजित होता है। खंडित शरीर एनिलिडा की एक प्रमुख विशेषता है जिससे उन्हें गति और लचीलापन प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, खंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंडित शरीर। आगे देखेंगे यहाँ पे 75। लिवरवर्ट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है। तो यहाँ पे 75 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका थैलस के रूप में होता है। ठीक, कैसा होता है, थैलस के रूप में। नेक्स्ट है यहाँ पे शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो आपको 76 का राइट आंसर बताना है कि शैवाल किस प्रकार के पौधे हैं। तो ये हो जाएगा सरल थैलस युक्त स्वपोषी पौधे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 77। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। तो यहाँ पे 77 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे, पहले आप बताइए। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फलों के छिलके, सब्जियाँ एवं लकड़ी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 78।
निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? जंतु नहीं है, पौधे नहीं है, मिट्टी नहीं है, फिर सूक्ष्म जीव नहीं है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? मिट्टी। कहाँ पर है? मिट्टी हो जाएगा, जैव विविधता के घटक नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? तो 79 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? तो ये होता है क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके। तो ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पूछा है आर एस, तो आर एस बराबर कितना आएगा यही पूछा है, ठीक है आपका। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक। करके देखिएगा एक बार। 81 देखते हैं यहाँ पे, तो 81 भी आपका एक प्रकार से क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें आपका देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, वक्र पृष्ठीय, जो छोटा होगा उसको थोड़ा इसे बता देंगे हिंट पे, आप सब लोग सॉल्व करिएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h, जिसमें से आपको क्या क्या मिल जाएगा? 2πr/h हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, 2 मिल गया, और पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 होता है, ठीक। 22/7। आर का दिया होगा, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे बताइए? सॉरी, आर कहाँ दिया हुआ है? हमें तो आर निकालना ही है, ठीक। क्या लिखा है? उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल यानी कि आर एच मालूम करना है, ठीक। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 140 आ जाएगा। अब बाकी आगे कर लीजिएगा बराबर करके। नेक्स्ट है यहाँ पे 82। तो 82 क्या है? ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो चाप की लंबाई, यहाँ पे दिया हुआ है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई आई बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, यानी कि 12 और गुणे 7, यही करना है। तो 2 × 12 7 × 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे 83, देखते हैं यहाँ पे 83 क्या है? ये आपका क्या है? ताश के 52 गट्टो, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो 83 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सी आ जाएगा, करके देखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 84 क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करने का लग जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 85, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, आपका g-h का होल स्क्वायर -g+h का होल स्क्वायर प्लस 4gh लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, क्या होता है? a² + b² a² + b² -2ab, ठीक। ये होता है, ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। ये लिखा हुआ है g-h का होल स्क्वायर, g+h का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इसी पे ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा इसका, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, देखेंगे यहाँ पे सवाल 86 दिया हुआ है। तो 86 सवाल लिखा हुआ है 17 का पावर 13 - 21, ठीक। ऐसे लिखा हुआ है, और भागे ये प्लस लगा, थोड़ा गलत हो गया, 18, ठीक, /18, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं ना, तो जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। करके देखिएगा, ये आपका शेषफल से संबंधित क्वेश्चन है आपका। ये 17 के पावर में 13 - 21 भागे 18। आगे देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है आपका? एक टीम में 10 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी में से 3 खिलाड़ियों की कितनी टीमों का गठन किया जा सकता है? तो ये भी आपका एक प्रकार से क्या है? एक टीम में 10 खिलाड़ी हैं और 10 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों की कितनी टीमों का गठन किया जा सकता है? तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका 120 आ जाएगा, ठीक। करके देखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 88, आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीमारी रमेश गंभीर माँ। तो देखिए बीमारी जो है आपका ऐसे लिखा जाता है, बीमारी, तो
तो यहाँ पे बीमारी शब्द आपका गलत लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर जो कि अशुद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे 89, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो यहाँ पे बताना है आपको कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ला और सा जो आते हैं दंत में आते हैं, ठीक। ता वर्ड रहेगा, ता था दा धा ना, और ला सा ये सब दंत में आते हैं, तो दंत वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कंठ में क्या आता है, तो कंठ में आपका आएगा छोटा बड़ा, का खा गा घा और हा और विसर्ग, ये सब आते हैं कंठ में। ओष्ठ में क्या आता है, तो ओष्ठ में आपका आएगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा फा ब भ मा, ये सब ओष्ठ में आते हैं। तालब में क्या आता है, तो आएगा आपका च छ ज झ या स छोटी बड़ी, ये सब तालब में आते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉरी फिर से देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती हो, तो स्त्री जो कविता लिखती हो उसे बोलते हैं कवयित्री। क्या बोलते हैं, कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं, तो वैद्य जी क्या चीज़ देखकर इलाज करते हैं, तो नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, ठीक। आगे है 92, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 92 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका कंगाली में आटा गीला, ठीक। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। और क्या लिखा हुआ है, एक अनाथ 100 बीमार, यानी कि वस्तु कम और मांग अधिक, इसका हो जाएगा वस्तु कम और मांग अधिक हो जाएगा। और ये वाला देखिए, ओछे की प्रीति बालू की भीति, इसका हो जाएगा आपका दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है, ठीक। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है, ठीक। व्यक्ति हो जाए या कुछ भी हो जाए। फिर आपका ककड़ी चोर और फांसी की सज़ा, इसका होता है छोटे अपराध के लिए बड़ी सज़ा, यानी कि ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा, छोटा अपराध लेकिन सज़ा क्या मिला है, फांसी मिला है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो बेब इन द वुड्स, तो बेब इन द वुड्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताइए। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मासूम है या जिसके पास अनुभव की कमी हो, उसे ही बोलते हैं बेब इन द वुड्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, वन हु इज़ नेव एंड डिफेंसलेस, ठीक। यानी कि मासूम है, अनुभव की कमी है, उसमें अपना डिफेंस नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ए राइटर ऑलवेज इज हैविंग हिज ओन विजन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे बताना है आपका 94 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑलवेज हैज़। क्या हो जाएगा, ऑलवेज हैज़, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पर हैविंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑलवेज हैज़ का प्रयोग करेंगे, कि यहाँ पे एक ना है, एक वचन है, तो इसका जो आपका यहाँ पे ये प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वो भी एक वचन का होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 95, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, कर लेंगे, तो 95 का हो जाएगा आपका सी, शी सेड दैट शी वुड गो टू द मार्केट द नेक्स्ट डे, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 96, तो 96 में क्या है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पोलाइट वर्ड फॉर समथिंग शॉकिंग। तो आपको बताना है यहाँ पे 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चौंकाने वाली चीज़ का वर्णन करने का एक ज़्यादा विनम्र तरीका, उसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं यूफमिज्म बोलते हैं। ये हो जाएगा डी वाला, यूफमिज्म बोलते हैं, ठीक। व्यंजना करना, ठीक, यानी सरप्राइजिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे 97, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इमेक्युलेट का आपको बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक। तो इमेक्युलेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्थिर रहना, सॉरी इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है निर्मल। तो निर्मल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनक्लीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, निर्मल का मतलब होता है अनक्लीन, ठीक। निर्मल मतलब सब साफ सुथरा हो गया, अनक्लीन मतलब गंदा हो गया, ठीक। और फिर क्या लिखा, इमोबिल, तो इमोबिल का मतलब होता है स्थिर होता है, ठीक, स्थिर। और मदरली का मतलब माता से संबंधित हो गया, ठीक। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा करना, ठीक, जमा करना होता है इसका मतलब, जमा करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 98, सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस।
तो 98 को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है बस। तो समबॉडी हैज़ पुट आउट द फायर हैज़ बीन पुट आउट बाय समबॉडी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 99, select the option that can be used as one word substitute for the given group of word। यहाँ पे word होगा सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड लॉन्ग लास्टिंग डीप बिटरनेस और इल विल। यहाँ से बताना है लॉन्ग लास्टिंग डीप बिटरनेस और इल विल, इसका बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली गहरी कड़वाहट, यानी कि दुर्भावना, ठीक, लंबे समय तक चलने वाली दुश्मनी बोल सकते हैं, ठीक, कड़वाहट, तो उसे क्या बोलते हैं, दुश्मनी हो जाएगा, ठीक। तो 99 का हो जाएगा आपका रैंकोर बोलते हैं उसे, रैंकोर। रैंकोर का मतलब होता है द्वेष हो गया, शत्रुता हो गया, ये होता है इसका। अब लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो फाइट का बताना है यहाँ पे। तो फाइट मतलब होता क्या है, तो फाइट का मतलब होता है सनक, सनक हो जाएगा यहाँ पे, सनक, सनक हो जाएगा या धुन हो जाएगा, ठीक, ये होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओग, हो जाएगा ओग, ये वाला सी। ये क्या लिखा हुआ है, ओग लिखा हुआ है, ओग। और ओग का मतलब क्या होता है, प्रचलन, यानी कि वही सनक हो गया, ठीक, प्रचलन हो गया, सनक हो गया, इसी का पर्यायवाची शब्द है। क्विक का मतलब आप लोग पता है, क्विक का मतलब तुरंत होता है। और फिर वेग, ये वेग लिखा हुआ है, तो वेग का मतलब क्या होता है, VAGUE। इसका मतलब होता है आपका, बताइए, इसका मतलब होता है अस्पष्ट होता है, ठीक, क्या होता है, अस्पष्ट, यानी कि सब दिखाई न देना साफ तरीके से। और स्लो का मतलब धीमा होता है, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम अगला इसका यानी कि टेस्ट नंबर 4 पढ़ें तो आपको पता चल जाए, ठीक, ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।